नमस्कार, द मिर्ची न्यूज़.com से मैं मनोवर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उन दो भाइयों की, उन दो हीरो की, जिन्होंने अपनी कलम की रोशनी से पूरे दुनिया को रोशन किया है। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इलियास अहमद गद्दी और गियास अहमद गद्दी साहब के बारे में। और इसी संबंध में आज हमारे साथ मौजूद है अंजला बिन हक साहब। तो आइए उनसे बात करते हैं। अंजला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो अंजला जी, आज हम बात कर रहे हैं साहित्य के बारे में। तो शुरुआत हम करते हैं मशहूर स्तंभकार और लेखिका जो हैं डॉक्टर कविता विकास जी। तो चलिए पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। बहुत गहरी बात उन्होंने कही साहित्य के बारे में। तो आइए उनसे सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। और मुझे लगता है जो आपने पृष्ठभूमि बताई कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके अलग अलग जो मजहब है, उनके पूजा जो स्थल है सब अलग है, फिर भी उनसे जब आवाज आती है तो एक ही आवाज आती है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, गुरु एक है। तो ऐसे जगह पे जाहिर सी बात है कि इस पृष्ठभूमि से निकलने वाला साहित्य अपने आप में कितना अनमोल होगा वो बाहर वाले देश क्या जानेंगे। पर जो स्थिति अभी हमारे देश में है उसके लिए जिम्मेवार मुझे लगता है कि लेखक वर्ग स्वयं है। देखिए, बदलाव का दौर है, हर किसी को चाहिए कि वो बहुत जल्दी ऊपर उठ जाए, उरूज पे पहुंच जाए। और उस चक्कर में जो आज के नवीनतम जो लेखक वर्ग है वो पढ़ते कम हैं और जल्दी से जल्दी जो मन में आया लिख लिए। आजकल इतने सारे मतलब जरिया भी हैं कि आप देख रहे हैं कि छपवाने का बहुत साधन हो गया है, अपनी चीजों को प्रचार करने का सोशल साइट्स बहुत अच्छा माध्यम हो गया है। भले ही उसमें बहुत सारी कमियां हो या उसमें व्याकरण की दृष्टि से वर्ग जो वाक्य विन्यास हो या जो भी सौंदर्य हो, भाव बोध हो, शिल्प बोध हो, उन सब का कोई स्तर भले ही ना हो, पर चीजें इसलिए प्रचार पा जाती है क्योंकि बहुत लोग उसको देखने वाले होते हैं आजकल। अब ऐसा साहित्य अगर किसी पढ़े लिखे वर्ग में पहुंचे तो उसकी क्या अवस्था होगी। हम तो उसको देखकर ही समझ जाएंगे कि आप किस छिछले स्तर से यहाँ पर आए हैं। मतलब एक जो बेस होता है जिसमें समाज की चीजें हो, जिसमें लोगों का मन रम जाए, पढ़ने का मन करे, वो चीज तो मिलती नहीं है। तो हम अगर माने तो लेखक समुदाय खुद ही एक तरह से जिम्मेवार है, लेकिन इसे एक तरफा भी नहीं कहा जा सकता है। पाठक वर्ग भी उतना ही आजकल पढ़ने पे ध्यान नहीं देता है क्योंकि जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया है। अभी जो पहले के समय में जो किताबें होती थी, पत्रिकाएं होती थी, आजकल उसकी जगह पे आपको ऑनलाइन चीजें आ गई हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो जब हाथ में जो किताब आती है, कोई पत्रिका आती है, उसकी सुगंध कितने दिनों तक अपने पास पड़ी रहती है। सामने में वो किताब पड़ी रहेगी तो कई बार उलटने का मन करता है। वो दौर तो अब चला गया, अब हर चीज किंडल पे और ऑनलाइन चीजें उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले तो जो समाज में चीजें चल रही हैं उससे अपने आप को जोड़ना होगा। अगर हम कहीं पर वहशतगर्दी देखते हैं,
कोई खौफ है हमारे मन में, कोई डर है जिससे हम लिख नहीं पा रहे हैं, तो ये लेखक ही तो उस चीज को बाहर लाएगा कि आज जो चीजें चल रही हैं समाज में वो हमारे अनुकूल नहीं है। जब तक हम इससे लड़ेंगे नहीं तब तक एक व्यवस्था अच्छी नहीं हो पाएगी। और लेखक अगर डर कर वो अपनी कलम नहीं चलाए तो जाहिर सी बात है जो समस्या है अपनी जगह ही रह जाएगी, न तो उसका निदान होगा, न वो एक एक आदमी तक पहुंच पाएगा। तो ये जरूरी है कि अगर हम ऑनलाइन भी सहारा लेते हैं तो हम सच की बुनियाद पर अपनी चीजें रखें। हमें किसी से डरना नहीं है कि अगर हमारे देश में अगर हमारी सरकार हमारे लिए ये नहीं कर रही है तो हम उसके चलते अपनी लेखनी को विराम दे दें। अगर कुछ हो रहा है तो वो समाज में हो रहा है, समाज परिवार का अंग है, तो हमारी ही चीजें तो हो रही हैं वहां। अगर हम हमारी आवाज को कोई दबा दे या हम आवाज बुलंद नहीं कर पाए तो वो समाज जो है वो बहुत ही अव्यवस्थित होगा। तो यहाँ पर लेखक का दायित्व सबसे बड़ा यही है कि अपनी चीजों को वो उस समस्या से जुड़ कर देखे। धनबाद का जो साहित्य क्षेत्र आप कह सकते हैं ये बहुत ही समृद्ध रहा है। अगर लोग गाने बजाने या दूसरे आप देखिएगा फिल्मों में जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि साहित्य अछूता रहा है। और साहित्य अछूता कैसे रहेगा? समाज में जहाँ संवेदना होगी वहाँ लेखक वर्ग उमड़ेगा ही। और इस चीज को तो मैंने देखा है क्योंकि आज जो भी यहाँ युवा वर्ग के लोग लिख रहे हैं, क्योंकि मेरा लिखने का रहा है तो लोग मैं देखती हूँ कि लोग आ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उनमें आगे बढ़ने की चाह भी है। अगर उन्हें लगता है कि किस तरह से इस किसी विशेष मुद्दे पर अपनी कलम चलाई जाए तो वो सहारा भी लेते हैं, पूछते भी हैं कि कहाँ से शुरू करके कैसे उसको एंड किया जाए। तो कहने का मतलब है कि लिखने वाले तो लोग हैं ही और वो पुराने समय से रहे हैं, उन्होंने एक पृष्ठभूमि बना दी है। उनके परिवार में से भी बच्चे निकल कर आ रहे हैं जो लिख रहे हैं। जो मैंने नाम बताया उसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं जिनका शायद मैं अभी नाम नहीं भी ले रही हूँ। अगर आप बीसीसीएल क्षेत्र बहुत सारे कहानीकार हैं, नीना प्रसाद जी हैं जो कि यहाँ पलेरी क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, वो भी बहुत अच्छी कहानीकार है। और उन्होंने जो खदानों पर जो मतलब चीजें होती हैं, समस्याएं होती हैं या जो मजदूर वर्ग होता है उन पर भी उन्होंने लिखा है। मेरी एक कविता जो थी वो बिल्कुल से खदान के ऊपर, क्योंकि कुछ साल हमने उड़ीसा के बहुत ही वो बिल्कुल इंटीरियर क्षेत्र में भी हमने गुजारा है, 20 साल वहां से ही हम यहाँ आए थे। तो मुझे लगता था कि सभी जगह खदान क्षेत्र जो है ना ऑलमोस्ट एक ही है, समस्याएं एक ही हैं, बस यहाँ है कि कुछ ज्यादा खतरनाक है, कम है। तो कैसे मतलब अपनी जीविका के लिए लोग इतना तो जानते हैं कि झरिया क्या जगह है। धनबाद को तो जानेंगे ही, बहुत जाहिर सी बात है, राजस्व देने वाला इतना बड़ा शहर और उसके बीच आग पर बसा हुआ शहर झरिया। तो जहाँ संवेदना होगी लोगों में रहती ही है, बस थोड़ी सी उसमें चिंगारी लगने की चीज होती है वो निकल आती है। धनबाद की धरती बहुत समृद्ध रही है, जहाँ नेताजी का कदम पड़ा हो वो जगह कैसे नहीं होगा। जैसे मैं ही तो बाहर से आई लेकिन मुझे पता चला कि ये यहाँ के हीरा थे, कोयला से समझ ली, कोयले की जमीन से निकला हुआ जो हीरा होता है। और आज हम और आप उन पर चर्चा कर रहे हैं, उनकी बात उठा रहे हैं, तो भुलाए तो हम नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि चीजें सब कुछ बदल गया है। आजकल परिवार पर जिम्मेवारी का बोझ इतना आ गया है, साधन इतने हो गए हैं कि आदमी एक जगह पे संतुष्ट नहीं होता है। शायद ये इसका ही असर आप कह सकते हैं। और थोड़ा बहुत जो आजकल ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है, तो इतनी सारी चीजें हैं जानने को, हमने अपना दिमाग इतनी सारी चीजों से भर रखा है कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है वो कभी कभी पीछे छूट जाता है। उसके लिए एक बिल्कुल से मजबूत जो नींव होती है, बुनियाद होती है, वो इनमें से थे। क्योंकि इन्होंने जब ये इस धरती पे आए, जब इन्होंने लिखना शुरू किया तो वो उस समय की चीजों को कितनी सहजता से बोल गए और कितनी मतलब लोगों के दिलों पे उतर गए। क्योंकि उस समय का जो हालात था उसमें चाहे अंधविश्वास रहा हो, चाहे आप धीरे धीरे जो विकास के दौर में जो चीजें आती हैं, भ्रष्टाचार आता है, या फिर जैसे भी लोग अपने आप को जोड़ते हैं, उन सब को उन्होंने अपने साहित्य का माध्यम बनाया, लोगों को उससे जोड़ा। और उनकी चीजें जब मंचों पर भी पढ़ी जाने लगी तब लोगों ने महसूस किया कि ये तो उनकी बात है, ये तो लोग आम आदमी की बात है, जिसे गांधी साहब ने लिखा है, जिसे सिद्दीकी साहब ने लिखा है। और ये जो है सो आज भी याद इसलिए किए जाते हैं कि जो
सच्चाई होती है, उससे आदमी मुंह नहीं मोड़ सकता है। इनकी चीजें, इनका साहित्य जो है एक समाज को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। हम इनकी चीज अगर लाइब्रेरी में मिलती है तो उसका कई संस्करण निकाल कर अगर इसे बटाया जाए, इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कई लाइब्रेरी में, या फिर आप मार्केट में सर्कुलेट करेंगे, तो फिर क्या होगा कि जो भी लोग इसको पढ़ेंगे वो समझ जाएंगे कि हम बोल जो रहे हैं वो कितना उसमें सच था, और किस तरह उन्होंने अपनी सच्चाई को बकायदा अपने कलम से उड़ेला है। जी, तो जैसे आपने सुना डॉक्टर कविता विकास जी को, काफ़ी अच्छी बात उन्होंने कही। तो अंजना जी, क्या लगता, क्या आपने महसूस किया उनकी बातों को? सबसे पहले तो मैं themirchinews.com के इस कार्यक्रम को बहुत बहुत इसका सराहना करता हूँ, इसकी कदरदानी है। ये एक तरह से पूरे धनबाद के लिए आप लोगों की मेहरबानी है कि इतनी बड़ी शख्सियत ग़ियास अहमद गद्दी, इलियास अहमद गद्दी, इन लोगों को आज हम याद कर रहे हैं। आज ये सबसे बड़ी बात है कि जुलाई में इलियास अहमद गद्दी साहब की पुण्यतिथि भी है, और वो शख्सियत जो जहाँ से संघर्ष के माध्यम से उभरे और उभर के पूरे धनबाद नहीं, पूरे कोयलांचल नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने रोशन किया जी। और उसके बाद उनका भूल जाना, ये धनबाद की बदनसीबी कह सकते हैं, धनबाद की कम नसीबी कह सकते हैं। अभी डॉक्टर कविता विकास जो खुद एक शिक्षिका भी हैं, मशहूर स्तंभकार हैं, लेखिका हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत गहरी बात उन्होंने कही कि आज जो साहित्य की बर्बादी है, साहित्य की तबाही है, इसके लिए जिम्मेवार सबसे साहित्यकार खुद है। तो ये बात जो है, हम कविता विकास जी की इस बात से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हैं। और एक चीज़ मुनव्वर जी, हम ये कहना चाहते हैं कि आज साहित्य, जैसे ग़ियास अहमद गद्दी, इलियास अहमद गद्दी का आज उनकी पुण्यतिथि है, और धनबाद के शायद किसी अखबार में उनके बारे में नहीं आया। वो इलियास अहमद गद्दी साहित्य अकादमी, कहीं एक छोटा सा कॉलम भी नहीं देखने को मिला। ये काफ़ी शर्मनाक है। ये तो धनबाद लोगों को ये पता था कि धनबाद के खदान में कोयला निकलता है, ब्लैक डायमंड निकलता है, मगर मैंने सुना था कि ब्लैक डायमंड के दरमियान से डायमंड भी निकलता है। और इलियास अहमद गद्दी साहब ने, ग़ियास अहमद गद्दी साहब ने साबित किया कि डायमंड नहीं बल्कि कोहिनूर हीरा जो है वो इसी खदान से निकलता है, जरिया की खदान से निकलता है। जी बिल्कुल। इसी संबंध में हमारी बात हुई जनाब साहब अख्तर साहब से, जो कि एक कवि भी हैं और संपादक भी हैं। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा इस संबंध में। सबसे पहले द मिर्ची न्यूज़ को बहुत बहुत इस बात के लिए शुक्रिया, बधाई कि उन्होंने न्यूज़ चैनल को एक तरह से साहित्यिक पोर्टल भी बनाया है। और जैसे ज़िंदगी में ख़बरों की अहमियत है, वैसे ही अदब और साहित्य की भी बड़ी अहमियत है। याद करते हुए और साथ ही साथ ग़ियास अहमद गद्दी जो उनके बड़े भाई और बहुत बड़े अफसाना निगार हुए, नॉवलिस्ट हुए, उनकी भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत इलियास अहमद गद्दी से। इलियास अहमद गद्दी की शोहरत उनके नावल फायर एरिया से है। इस नावल पर जब साहित्य अकादमी अवार्ड का ऐलान हुआ, और क्योंकि साहित्य अकादमी अवार्ड एक बहुत बड़ा साहित्य का अवार्ड है, तो इनकी शोहरत ना मुल्क में बल्कि उस तमाम मुल्कों तक पहुंची जहां पे उर्दू ज़बान बोली, समझी, लिखी, पढ़ी जाती है। यानी कि अमेरिका से लेकर कनाडा तक और पाकिस्तान से लेकर दीगर उन ममालिक में जहां उर्दू बोली है। और इसी बात से जोड़ते हुए इलियास अहमद गद्दी के सुहानी हयात पे एक छोटी सी मालूमात हम दे देना चाहेंगे, ताकि आप ये जान पाएँ कि उन्होंने क्या क्या फायर एरिया के अलावा भी लिखा और पढ़ा और क्या कुछ उन्होंने किया है। उनकी पैदाइश 1934 की है, और आप ये जान के ताज्जुब करेंगे कि 15 साल की उम्र में उनकी एक कहानी शाये हो जाती है, अफ़कार जैसे बहुत ही म्यारी रिसाले में, जो भोपाल से निकलता है और अब कराची से निकला करता है।
वो उनका पहला जो अफसाना था वो सुर्ख नोट के नाम से शाया हुआ। उनके वालिद अहमद गद्दी और उनका इंतकाल 27 जुलाई 1997 को हुआ। पहला मजमुआ आदमी के नाम से शाया हुआ, उसमें तकरीबन उनके 13 कहानियाँ थी, जिसमें एक सजा, अजायब सिंह, आँखें, मेरी कहानी, उनका फसाना, लीडर, इज़्ज़त आरा, लज्जत सिंह, बारिश की लक्ष्मण रेखा के पार में जो ज़बान इस्तेमाल की गई उर्दू में, वो ऐसी ज़बान थी कि मैंने कई बार इस सेमिनार में भी ये बात का जिक्र किया है और ये बात मेरे से कहीं ना कहीं मंसूब हो गई है कि जो लोग या जिस किसी को ऐसी नींद की गनूदगी हो कि बस वो अब सोने के अलावा उसका कोई चारा नहीं बचता है, अगर उसको आप लक्ष्मण रेखा का पार दे देते हैं और वो पढ़ना शुरू कर देता है तो उसकी नींद गायब हो जाती है जब तक वो पूरा सफ़रनामा पढ़ नहीं लिया जाता। उसके बाद उन्होंने ग़ियास अहमद गद्दी पे उनका जो एक बायोग्राफ़ी लिखा, मगधपुरी के दास्तां को, वो बहुत दिलचस्प है और पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। एक जो ख़ास इन्फॉर्मेशन है जो उर्दू अदब के लिए भी और तमाम लोगों के लिए बहुत मालूमात की होगी कि उन्होंने बगैर आसमां की ज़मीं के नाम से एक दूसरा नावल बिल्कुल मुकम्मल कर लिया था लेकिन शाये नहीं हो सका, और वो नावल किस तरह का है और किस नहज का है, वो पूरे छोटा नागपुर में जो मुस्लिम माशरा है और मुस्लिम जो तबका है और छोटा नागपुरी जो तबका है, दोनों पे बेस्ड वो नावल है। और नावल किस तरह का हो सकता था उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जहन जदीद में वो 8 किस्तें शाये हुई हैं, वो भी नावल अगर मंजर आम पे आता है तो वो फायर एरिया से कहीं बहुत ही बड़ा नावल साबित होगा। और उन्होंने ड्रामे बहुत लिखे जिसका जिक्र बहुत कम आता है। ऐसे लियाज साहब पे कभी हम लोग द मिर्ची न्यूज़ के जानिब से ही 1.5-2 घंटे का प्रोग्राम हम लोग करेंगे तो उसमें तमाम बातें तफसील से शामिल करने की कोशिश करेंगे। आज सिर्फ इतनी सी बात, और आखिर में ये जोड़ते हुए कि इस पूरे कोलफील्ड में जो सबसे बड़ा हीरा है जिसको कोहिनूर हीरा कह सकते हैं वो इलियास अहमद गद्दी हैं और ग़ियास अहमद गद्दी हैं। हमें कम से कम साहित्य के तौर पे इनके तमाम कहानी को इकजा करके तमाम जो इनके नावल्स हैं उनको दोबारा हिंदी में भी लेके और दूसरी ज़ुबानों में लाना चाहिए। उर्दू में भी इनकी किताबें बिल्कुल नायाब हैं, उनको दोबारा शाये कराना चाहिए और कम से कम हम इनको हर साल में 2 दफ़ा तो ज़रूर याद करें और इनके फायर एरिया नावल को पढ़ा जाना चाहिए ताकि कोलफील्ड के दर्द को आप समझ सकें, उनके मुश्किलों को समझ सकें। तो जैसा कि आपने सुना साहब अख्तर जी ने जो बातें बताई हमें, तो डॉक्टर कविता विकास से हमारी बात हुई और साहब अख्तर से बात हुई, तो इन दोनों की बातों से कहीं ना कहीं एक दर्द नज़र आता है। तो इस पर आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं इसमें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आज साहित्यकारों के पास गम ये है, दर्द ये है साहित्यकारों का कि आज साहित्य का पूरी, अभी कविता विकास जी ने कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात कही। अब लोग जो है वो किताब को पढ़ना नहीं चाहते हैं जी। किताब को पढ़ने का चलन जो है वो खत्म हो गया, वो ज़माना ख़त्म हो गया। अब लोग मोबाइल में किताब ऑनलाइन पढ़ लेते हैं। रेख्ता एक ऐप है, उससे हम भी शेर व शायरी पढ़ लिया करते हैं। लोग वही चला रहे हैं। मुशायरा मोबाइल में होता है, अब ऑनलाइन मुशायरा भी होने लगा। तो ये एक दौर तब्दील हो रहा है और अगर साहित्यकार खुद को तब्दील नहीं करता है, लोगों की जहनियत को तब्दील। अब एक चीज़ और बहुत मुनव्वर भाई, हम बहुत मतलब गौर करने की बात है कि साहित्यकार जो है वो समाज को परिवर्तित करने वाली शख्सियत होती है। बिल्कुल। समाज से परिवर्तित होने वाली चीज़ का नाम साहित्यकार नहीं होता है, ये चीज़ समझना है। कार्ल मार्क्स साहित्यकार थे, उन्होंने दास कैपिटल के माध्यम से पूरी दुनिया में एक इनकलाब खड़ा कर दिया। माओ से तुम भी साहित्यकार थे, गीता भी एक साहित्य है, रामायण भी एक साहित्य है, कुरान भी पूरी तरह से साहित्य ही है। ये सारा इनकलाबी साहित्य है। तो ये कहीं ना कहीं आज साहित्यकार जो है वो इनकलाब पैदा करने में खुद विफल हो रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी चीज़ ये, हम एक छोटा सा वक्त लेना चाहते हैं आपसे कि बात कर रहे हैं हम इलियास अहमद गद्दी साहब की, ग़ियास अहमद गद्दी साहब की। ग़ियास अहमद गद्दी का जन्म होता है भैंस की पीठ पे। वो दूध बेचा करते थे, भैंस और गाय के बीच में रहते थे। गाय और भैंस के बीच में रह के
वो जो है जाते थे भैंस को चराने, उनके पास कागज भी मैसर नहीं था, कागज भी उनके पास नहीं था। बगैर कागज के जो रोड पे फेंका हुआ कागज है उसमें वो लिखते थे, उसमें वो कहानी लिखते थे। और वहां से पैदा होता है गयास अहमद गद्दी, और गयास अहमद गद्दी के रास्ते पे चलता है इलियास अहमद गद्दी, और वो गयास अहमद गद्दी से भी ऊंची जगह पे साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित है। सम्मानित सिर्फ वो नहीं होते हैं, धनबाद को साहित्य सम्मान अकादमी जो है धनबाद में आता है, वो साहित्य अकादमी अवार्ड, और ये धनबाद के लिए गौरव की बात थी। तो हम ये क्या जरूर मेरे बात जो मेन बात है, संघर्ष के रास्ते पे चल के गयास अहमद गद्दी का जन्म होता है। सुनते हैं 7th पास थे गयास अहमद गद्दी, इलियास अहमद गद्दी 12th पास थे। आज उनकी किताबों को यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा जाता है, आज उनकी कहानियों को यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा जाता है। ये बहुत गौर करने की बात है, और ये परंपरा अगर हम ख़त्म कर देंगे तो शायद फिर धनबाद से कोई गयास अहमद गद्दी और इलियास अहमद गद्दी का जन्म लेना मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, इस बात को मैं भी मानता हूँ। और इसी के साथ हमारी बात हुई उनके घर वालों से, उनके बेटे जो कि इकबाल अहमद गद्दी और उनके पोते नवाज़ अहमद गद्दी से भी हमारी बात हुई। तो चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ज़ाहिर है मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, गौरव की बात है कि ऐसे घराने में जहाँ तालीम का बहुत कमी थी, उसमें 2 लोग ऐसे निकले कि उनकी वजह से झरिया मशहूर हुआ। इसमें कोई 2 राय नहीं है। एक कोयला और एक गयास अहमद गद्दी और इलियास अहमद गद्दी। एक मौलवी साहब आते थे, ट्यूशन बच्चों को पढ़ाते थे, कुरान की तालीम वगैरह देते थे, और उसी में ये गयास साहब जो थे बैठ करके अपना थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे। उसी से उनकी नशो नुमा हुई। आगे चल करके वही उर्दू उनके माने लिखने का ज़रिया बना। जी, हिंदी वगैरह नहीं जानते थे, अंग्रेज़ी नहीं जानते थे। बाद में धीरे धीरे जब बहुत माने कमांड में आ गए वो, तब धीरे धीरे हिंदी भी पढ़ने लगे और अंग्रेज़ी भी वगैरह के पढ़ लेते थे। ये ज़माना और ये जगह जो थी वो साहित्य के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं थी। बहुत कम लोग यहाँ इस तरह के थे जो पढ़े लिखे और साहित्य में ख़ास करके ध्यान रहता हो उनका। ये दोनों भाई, मैं पहले ज़िक्र अपने पिताजी का अब्बा करता हूँ, गयास अहमद गद्दी का। तो उन्होंने लिखना शुरू किया बहुत साल कबल, मैंने जवानी के वक्त में लिखना शुरू किया। उनकी कहानियाँ आनी शुरू हुई और उनके बाद उनको शोहरत मिलना शुरू हुई, क्योंकि उर्दू में पैसा वगैरह तो मिलता नहीं था जी। लेकिन शोहरत तो बहरहाल शोहरत है, वो तो मिलेगी ही। जो इसी तरह से धीरे धीरे पनप कर करके बहुत अच्छे मुकाम पर, बड़े मुकाम पर इन्होंने अपनी जगह बनाई। ऐसा तो नहीं है, जब तक यूनिवर्सिटी है किताबें उनकी चलती हैं, गयास साहब की, इलियास साहब की भी चल रही हैं जी। तो ये लोग अभी नहीं भुलाए जा सकते जब तक कि एकदम से पढ़ाई वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह बंद ना हो जाए। तो जब तक रहेगा ये सिलसिला। इन गयास साहब लगभग 12-15 लड़के लड़कियां इन पर PhD कर चुके हैं। इलियास साहब पर भी 1-2 कर चुके हैं। जी, तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोग इन्हें भूलते जा रहे हैं, और क्यों भूल रहे हैं, इसकी क्या वजह होगी? अब ये ऐसा जटिल सवाल है जिसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। या तो लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, मुश्किल हो रही है, लंबी कहानियों में, नावल में ये तमाम चीज़ें हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, वक्त नहीं है, क्या नहीं है ये नहीं मैं बता सकता। लेकिन अब भाई जो लिखी हुई हैं वो तो पढ़ी जाएंगी ही, पढ़ाई जा रही हैं बाकायदा एकदम कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, तो तब तक ज़िंदा है। बाकी अब खुदा मालिक है कि आगे क्या होगा। जी, तो क्या आप उनके साहित्य संग्रह में रुचि रखते हैं? बिल्कुल, क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से ये सब कहानियों का तर्जुमा किया है और एक एक चीज़ मुझे मालूम है
क्या चीज़ें थीं वो, जिनको भुलाया नहीं जा सकता है। और ये सिर्फ पढ़ने की चीज़ें हैं, ये बात करने की नहीं है। ये आप पढ़ेंगी तब आपको एहसास होगा कि ये कौन पाए के राइटर थे। और ग़ियास अहमद गद्दी, ग़ियास साहब स्पेशली शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। जी। उनकी बेहतरीन कहानियों में से परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी, तज दो, अंधे परिंदे का सफ़र, हफ़ाई, बेशुमार कहानियाँ हैं। बहुत सी नाम मैं नहीं बता पाऊँगा जब तक ये नहीं रहेगा। तो ये सब ऐसी कहानियाँ हैं जिनको नहीं भूला जा सकता है। इसमें से एक कहानी ऐसी थी, दीमक नाम की एक छोटी स्टोरी थी, जिस पर एक उनकी ज़िंदगी में ही सीरियल बना था, जिसमें शाहिद कपूर के बाबूजी को पंकज कपूर के अन्नू कपूर, पंकज कपूर हीरो थे और रामेश्वरी हीरोइन थी। दुल्हन वही जो पिया मन भाई। ये ग़ियास साहब की कहानी थी, दीमक। जी। आपको क्या लगता है, आपके परिवार में कोई ग़ियास अहमद गद्दी और इलियास अहमद गद्दी बनने के इच्छुक है? ये बड़ा मुश्किल और कठिन सवाल है। क्या है कि धीरे धीरे अब उर्दू वगैरह से लोग मने भाग रहे हैं, असल में कमाई है नहीं, तो बड़ा मुश्किल हम नहीं बता सकते हैं। मेरे अपने बच्चे उतनी बढ़िया उर्दू नहीं पढ़ पाए हैं, रोज़ी रोटी का ज़रिया भी तो चाहिए जी। तो इससे मुश्किल है। अब ये तो पेशन गोई में नहीं कर सकता कि वे, अब खुदा जाने कभी कोई बंदा इस घर का निकल जाए जो पढ़े तो उस बात हो जाएगा। दरअसल ये हम जो हैं गद्दी वाले हैं, तो हमारा ये पेशा ही है। गाय दूना, दू करके उसको ले जा करके सब जगह बेचना, ग्राहक के पास जा करके दूध देना, अच्छा भैंस चराना, भैंस को धोना नहलाना, फिर सारा दिन जंगलों में उनको चराते रहना, ये ग़ियास साहब करते थे। मैं तो इस काम से मुंसलिक नहीं था, हम उनको बताते थे और हमें याद भी है थोड़ा थोड़ा ये काम करते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वो भैंस या मवेशी चराने के दौरान उनको रास्ते में पड़े कागज़ के टुकड़े मिलते थे, उसमें भी वो कुछ लिखा करते थे। क्या ये ऐसा? हाँ, ये ऐसा है कि गुर्बत जो है वो आदमी सब कराती है। तो कहीं कोई कागज़ मिल गया, पेंसिल वगैरह रहती थी, ले करके उनको चले जाते थे। 16-17 भैंसें गायें थीं, उनको लेके घनुआडी के जंगल में जाते थे। वहाँ भैंसें चल रही हैं अपना, और पेड़ के नीचे अपना लिखने का काम करते थे। जी, जैसा कि ग़ियास अहमद गद्दी साहब का बाबा लोग है और उनके जो भाई थे इलियास अहमद गद्दी, उनका द फायर एरिया है। हाँ, तो द फायर एरिया के फायर एरिया नावल है दरअसल। जी हाँ, उसी में उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। जी हाँ, तो इलियास अहमद गद्दी साहब को फायर एरिया के लिए साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला था। हाँ, ये नावल 14 ज़ुबानों में है। 14 ज़ुबानों में। तो मुझे बता पाएंगे कौन कौन से ज़ुबान में, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी के अलावा और कौन से ज़ुबान में? उस ज़माने में 14 ज़ुबानें थीं, फिर तो 15 शायद हुई हैं, मगर 14 ही ज़ुबान में इनकी हैं। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम। इसी तरह फ़ारसी वगैरह भी शायद होंगी या? नहीं, फ़ारसी में नहीं, फ़ारसी में नहीं, वगैरह वगैरह कर दीजिए। इसी तरह हाँ, 14 ज़ुबानों में 14 ज़ुबानों में उनकी किताबें, मतलब किताब ये फायर एरिया ट्रांसलेट की गई थी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि फायर एरिया मतलब जैसा कि झरिया के बारे में कहा जाता है कि झरिया किस ज़मीन हाँ, में आ गए, तो शायद इसी के इर्द गिर्द उनकी नाम। हाँ, इसी के इर्द गिर्द इनके मज़दूरों की गुर्बत, उनकी परेशानियाँ, उनकी भूखमरी, ये तमाम चीज़ें उसमें आया हैं। सूदखोरों से इनका परेशान रहना वगैरह वगैरह। अच्छा, तो फायर एरिया
के बारे में उनका ख्याल आया, यानी कि ये जो झरिया की आग है ये काफ़ी पुरानी है, उस वक्त भी झरिया की आग चर्चा में रहती थी, तो ये वहाँ से ये ख्याल उनके दिमाग में आया। बिल्कुल। तो ये झरिया की आग बहुत पुरानी है, और झरिया की जो समस्या थी पहले आग को लेकर, जो भूमि का आग है वो काफ़ी पुरानी है, वो आज भी है, आज भी वही समस्या है जी। इसके अलावा और ऐसी क्या खासियत थी उनमें जो हम उनके बारे में हम दर्शकों को अपने बता पाए? किनके बारे में पूछ रहे हैं? अहमद गद्दी साहब और इलियास अहमद गद्दी साहब। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे जानना चाहेंगे, दोनों में से बड़े कौन थे? बड़े गयास साहब हैं। बड़े गयास साहब हैं। गयास साहब ही दरअसल कहानी वगैरह का सिलसिला इन्हीं से शुरू हुआ। यहाँ पर आदमी रुकता है एक पल के लिए कि एक इतना बड़ा मुसन्निफ, इतना बड़ा राइटर आखिर कैसे बना। तो ज़हीन ये बहुत थे। बाद में जब शऊर इनका बढ़ा, धीरे धीरे कॉन्शस बढ़ा, तो फिर धीरे धीरे तर्जुमा पढ़ने लगे बड़े बड़े राइटरों का, कहानीकारों का। तो उनके जो भाई थे इलियास अहमद गद्दी, वो उनसे लगभग कितने, मतलब फासला उम्र का कितना था उनसे? सबसे छोटे भाई थे ये। 4 भाई थे ये लोग। गयास साहब, हाँ 4 भाई थे। पहले थे कमरुद्दीन गद्दी जी, दूसरे थे सराज गद्दी जी, सराज अहमद गद्दी, कमरुद्दीन अहमद गद्दी। अच्छा, तीसरे हो गए गयास अहमद गद्दी और चौथे हुए इलियास अहमद गद्दी। अच्छा, बाकी जो 2 बड़े भाई थे उनकी मतलब ऐसी कोई नहीं, ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी उनकी। यानी कि हम ये कह सकते कि गयास अहमद गद्दी का सोहबत मिला था इलियास अहमद गद्दी को। हाँ, ये एकदम सच्चाई है। बल्कि यहाँ तक है कि उनकी कहानियों को साफ करते थे। गयास साहब जो लिखते थे बड़ा महीन लिखते थे, वो सब नहीं कर पाते थे तर्जुमा, तो उनकी कहानियों को साफ करते थे। वो वैसे ही धीरे 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 उन्होंने भी कलम पकड़ लिया। तो हम ये कह सकते कि उनको जो लिखने की फनकारी थी, जो लिखने की मतलब सलाहियत उनको मिली, वो सोहबत, हाँ, वो अपने बड़े भाई की बड़े वजह भाई से की सोहबत में। हाँ, ये शिकत हो जाता है। ये तो बहुत बड़ी सच्चाई है। नमस्कार, मेरा नाम हुआ नवाज़ अहमद गद्दी। मैं जनाब गयास अहमद गद्दी के सबसे छोटा पोता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मसले देखे हैं जो कभी मैं भूल नहीं सकता। अपनी लाइफ में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, लेकिन इतनी इज्जत मुझे कभी नहीं मिली जितनी मेरे एक दादा के नाम से मिली। मैं गया था। तो आप कैसे गर्व महसूस करते हैं अपने दादाजी के नाम को अपने नाम से मिलाते हुए? मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि गयास अहमद गद्दी के घर में मैं पैदा हुआ हूँ। गयास अहमद गद्दी मेरे दादा हैं। मेरी दुनिया में कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ जिसे मैं किसी को कुछ साबित कर सकूं, लेकिन एक छोटा सा वाक़या मुझे ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़कर कुछ साहित्य में कुछ करने का शौक़ अदा देता है। जैसे कि मैं दिल्ली गया था, जामिया यूनिवर्सिटी में मेरे दोस्त पढ़ते थे। उनको मैं 5 बार 6 बार बोल चुका था कि एक बार मुझे ले चलो, मैं ज़रा सा यहाँ के HOD साहब से मिलना चाहता हूँ जामिया के। तो मेरे दोस्त ने कहा कि ऐसी क्या बात है, क्या तुम इतनी इज्जत रखते हो, हम लोग इतने साल से पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जो तुम्हें ले जाऊंगा वहाँ तो बहुत कुछ तुम कर सकते हो या हमें इज्जत दिला सकते हो। मैंने बोला बस 5 मिनट के लिए एक बार मुझे ले चलो जामिया, मैं एक आदमी से मिलना चाहता हूँ। तो मैं गया यूं ही, वहाँ पर HOD बैठे हुए थे जामिया के उर्दू डिपार्टमेंट के, खालिद महमूद उनका नाम था। वो बैठ के अपना कुछ काम कर रहे थे। मैं एंट्री मारा, बाकी मैंने कुछ बोला भी नहीं, मैं बस अपना नाम बता रहा था कि सर मुझे आपसे मिलना है, मेरा नाम नवाज़ अहमद गद्दी हुआ। उसके बाद मैंने अपने दादा की फ़ोटो भी दिखाई। इतना दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, वो तुरंत खड़े हो गए अपनी चेयर से। तकरीबन उनकी उम्र होगी 55 से 60 साल उम्र होगी उनकी। तुरंत खड़े हो गए और खड़े होकर हमको कहते हैं आई एम सॉरी, आपको 2 मिनट इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि मैं आके 2 मिनट के लिए बैठा था बाहर में। उसके लिए हमसे रिक्वेस्ट करने लगे कि आप 2 मिनट बैठें, उसके लिए सॉरी बोलें। तो आप ये समझ लीजिए कि गयास अहमद गद्दी कितनी बड़ी शख्सियत थे कि एक इतने बड़े प्रोफेसर HOD उर्दू डिपार्टमेंट के, वो हमारे जैसे बामुश्किल 25-26 साल के लड़के के सामने खड़े होकर सॉरी कह रहे हैं कि आपको 2 मिनट इंतज़ार करना पड़ा इस चीज़ के लिए।
जैसा आप कह रहे हो कि आपको गर्व महसूस हो रहा है, तो क्या आप उनके साहित्य संग्रह को देखते हैं, परखते हैं, पढ़ते हैं? जी मैं पढ़ता हूँ। हालांकि मेरी ताल्लुकात उर्दू से नहीं है, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ कहानियाँ ऐसी पढ़ा हूँ जिसमें मुझे बहुत अच्छी बात लगी। जैसे कि बाबा लोग है, सारा दिन धूप है, परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी है। कुछ कुछ चीज़ें तो मैं जानता हूँ, ज़्यादा डिटेल मुझे नहीं पता है क्योंकि उर्दू से मैं अभी ये थोड़ा दूर हूँ। हाँ, ये फ्यूचर में है कि मेरे जो बेटे होंगे या मेरे घर के जो भी भविष्य होंगे उनको मैं उर्दू लेकर उस पर PhD करवाऊँगा और कोशिश करूँगा कि दादा की कहानियों को और उम्दा ढंग से लोगों को पेश करें और बतलाएं। हमें बहुत अच्छा लगता है। आज के दौर में अगर मेरी कोई पहचान है तो मेरे दादा की ही वजह से है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, ठीक हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानते। कहीं भी मैं जाता हूँ, किसी भी यूनिवर्सिटी में कदम रखता हूँ तो इंट्रोडक्शन के लिए मेरे दादा ही जाने जाते हैं। मैं एक बेंगलोर यूनिवर्सिटी में भी गया था, वहाँ पर भी मेरे कुछ दोस्त थे, उन तारुफ देने लगे कि आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए। ये छोटा सा वर्ड जो गद्दी जुड़ा हुआ, ये क्या है? आखिर गद्दी वर्ड का आप लोग जो प्रचलन रख रहे हैं किस जाति से आता, कौन सी कास्ट का है? तो मैंने बताया कि देखिए, हिंदू में जिस तरह यादव होता है उसी तरह गद्दी है, लेकिन एक गियास अहमद गद्दी जो शख्सियत थे उनके नाम से फिर ये गद्दी वर्ड जो है बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा। उनकी कहानियाँ BHU में, जामिया में, अलीगढ़ में, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में चलती हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में चलती है। यहाँ तक कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी इसकी चर्चा हुई थी बहुत पहले। लेकिन कहानियों को अभी हिंदी में और बंगाली में, इंग्लिश में, बहुत सारी ज़ुबानों में इसको कन्वर्ट करना हम चाहते हैं मीडिया के ज़रिए और लोगों के ज़रिए कि ये बात और लोगों पर पता चले, टेलीविज़न में पता चले, न्यूज़ चैनल में पता चले कि इस कहानियों को इंग्लिश में रीराइट किया जाए, हिंदी में रीराइट किया जाए, लोग जानें। क्योंकि छोटे मोटे ये राइटर नहीं थे, मुंशी प्रेमचंद की जगह पर उनका नाम आता है। इतनी बड़ी बड़ी कहानियाँ लिखी जी। तो जैसा कि हम लोगों ने सुना इकबाल अहमद गद्दी और नवाज अहमद गद्दी साहब को, तो काफ़ी सुनकर लगा कि उन लोगों में भी उन लोगों की बातों से बहुत दर्द छिपा हुआ उनकी बातों में। तो आनंद जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या महसूस हुआ आपको इन सब की बातों से? ये सबसे पहले एक चीज़ जो नए पीढ़ी के लोग हैं, आपके चैनल के माध्यम से जब आपके प्रतिनिधि शिवानी झा वहाँ पहुँची और जिस तरह से वो गियास अहमद गद्दी के घर को दिखाकर वो काफ़ी उत्साहित लग रही थी, ये पता चलता है कि नई पीढ़ी को अगर ये पता चले कि उनके पुरखे ने क्या विरासत छोड़ी है उनके लिए, तो निश्चित तौर पे नई पीढ़ी उसका बहुत सम्मान करेगी। लेकिन आज ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। इकबाल अहमद गद्दी साहब और नवाज, वो तो छोटा बच्चा है। जो इन्होंने जो अपनी बात कही थी कि उनकी किताबें यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है, और क्या इतना ही इससे संतुष्टि है इसमें, इतने ही से? देखिए, किसी लेखक, किसी जो साहित्यकार होता है, उसके लिए ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। वो कहानी किसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने के लिए नहीं लिखते हैं। उनका मकसद होता है कि उनकी कहानी के माध्यम से एक रेवोल्यूशन, एक इनकलाब हो, एक परिवर्तन हो, लोग उनकी कहानियों को पढ़ें, समझें, हर हाथ में उनकी कहानी हो। ये अचीवमेंट की बात है, ये उनके लिए बहुत बड़ा पुरस्कार, ये बहुत बड़ी संतुष्टि। इलियास अहमद गद्दी साहब को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, ये धनबाद के लिए गौरव की बात होगी। लेकिन मेरी नज़र में इलियास अहमद गद्दी के लिए ये बहुत बड़े गौरव की बात नहीं हो सकती है। इलियास अहमद गद्दी के लिए गौरव की बात तब होगी जब धनबाद का एक एक लोग उनके कहानियों को, फायर एरिया, उनके दूरदर्शन पे सीरियल चला, गियास अहमद गद्दी साहब का जो कहानी है, पंकज कपूर ने उस कहानी में रोल प्ले किया और वो सीरियल चला, तो ये बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है कि हर हाथ में उनकी कहानी हो, हर लोगों की ज़बान पे उनकी कहानी हो और उनकी कहानी से समाज में एक परिवर्तन हो। एक बात मुनव्वर जी, आप बाबा लोग, एक उनकी कहानी मैंने पढ़ी गियास अहमद गद्दी साहब की, उसमें वो मजदूर के दर्द को उल्लेखित कर रहे हैं। एक नौकर जो है उसके दर्द को वो बयान कर रहे हैं
और इस तरह से उनकी कहानियों से मजदूर का दर्द, गरीब का दर्द, बेकस का दर्द, बेसहारे का दर्द, ये दर्द उनकी कहानियों से सामने छलक के आता है। ये बड़ी चीज़ है। उनकी कहानी एक रास्ता दिखाती है, गरीबों को एक मार्ग प्रशस्त करती है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि धनबाद की असली तस्वीर दिखाती है उनकी कहानी। तो कहीं ना कहीं लोगों तक अगर ये उनकी कहानियाँ नहीं पहुँच पा रही है, तो इसमें साहित्यकार की आप कह सकते हैं उनकी कमी है, या उनके घर वालों कुछ ऐसा है जिस वजह से लोगों तक उनकी कहानी नहीं पहुँच पा रही है? बहुत शालीनता से और बहुत स्पष्टवादिता से मैं एक बात कहूँगा कि आज मीडिया वर्ग इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेवार है। इसके लिए ये तो आप लोगों का बड़प्पन है कि आपने ब्रह्मदेव सिंह शर्मा को याद किया, आज आप गयास अहमद गद्दी, इलियास अहमद गद्दी को याद कर रहे हैं। डॉक्टर कविता विकास ने बहुत खूबसूरती से अपनी बात को स्पष्ट तौर पे कहा। वो खुद साहित्यकार हैं, मगर उन्होंने कहा कि साहित्य की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह खुद साहित्यकार है। आज अगर कोई प्रिंट मीडिया में कहीं इलियास अहमद गद्दी का नाम नहीं आ रहा है, गयास अहमद गद्दी का नाम नहीं आ रहा है, ब्रह्मदेव सिंह शर्मा का नाम नहीं आ रहा है, मुटुकधारी सिंह का नाम नहीं आ रहा है, सतीश चंद्र का नाम नहीं आ रहा है, तो इसके लिए जिम्मेवार किसको मानेंगे आप? कौन है जिम्मेवार? आज फिर कोई चलेगा उस रास्ते पे? निश्चित तौर पे नहीं चलेगा। और एक बात और मुनव्वर जी, मैं स्पष्ट साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि भाषा की बात इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बांग्ला भाषा, जो एक वक्त था कि बांग्ला भाषा के बारे में आंदोलन हुआ था, आमार सोनार बांग्ला, ये नारे को लेके पूरा बंगाली जो भाषी लोग हैं वो संघर्ष मरने मारने पे उतारू हो गए थे। आज जबान से, जो खोट्ठा जबान का एक ज़माना था, खोट्ठा जबान से लोग प्यार करते थे, भोजपुरी जबान से प्यार करते थे, उर्दू जबान से प्यार करते थे, लोग हिंदी से प्यार करते थे, मगर आज अफसोस की बात है कि हम लोगों ने अपनी भाषाओं के साथ बहुत जुल्म किया, बहुत अत्याचार किया। आज उर्दू की बदहाली की सबसे बड़ी वजह अगर कोई है उर्दू भाषी, तो यकीनन उर्दू भाषी है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावत पैदा। जो बिल्कुल जो काम इलियास अहमद गद्दी और गयास अहमद गद्दी साहब ने कर दिया, उसके लिए पूरी धन्यवाद और आभारी है, आभारी थी, आभारी है और आभारी रहेगी। और इसके साथ साथ हम शुक्रगुजार है डॉक्टर कविता विकास और शहाब अख्तर, और ख़ास तौर पे अनला बिन हक साहब का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ पर आए। आगे भी आपसे मुलाकात होते रहेगी, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, एंड प्लीज़ कीप सोशल डिस्टेंसिंग।